आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज के इस डेली करंट अफेयर्स क्लास में हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का अध्ययन करने जा रहे हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हमारे डे टू डे लाइफ में करंट अफेयर्स की जानकारियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये क्लासेस DSIR एंड CSIR क्षमता निर्माण और मानव विकास योजना। केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग की महत्वाकांक्षी योजना क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास को मंजूरी दे दी है। इसे 15वें वित्त आयोग अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि इस योजना का लक्ष्य है युवा वैज्ञानिकों को सशक्त बनाना, स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड मैथमेटिक्स विषयों में उत्कृष्टता बढ़ाना तथा विश्व स्तरीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यबल तैयार करना। इसके क्षेत्र हैं राष्ट्रीय प्रयोगशाला, राष्ट्रीय महत्व के संस्थाएं, उत्कृष्ट संस्था, विश्वविद्यालय और शोध संस्था। सहयोग, अकादमिक और औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देना है। इसकी उप योजनाएं हैं डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, युवा शोधकर्ताओं को उच्च अध्ययन हेतु बाह्य अनुसंधान, एमेरिट्स वैज्ञानिक और भाटनगर फेलोशिप, वरिष्ठ वैज्ञानिक और सहयोगी परियोजनाओं को प्रोत्साहन, पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्टता की मान्यता और प्रोत्साहन, उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान का सम्मान, यात्रा और संगोष्ठी अनुदान, सम्मेलन, कार्यशाला और शैक्षणिक आदान प्रदान में भागीदारी हेतु सहयोग। इस योजना का नाम है क्षमता निर्माण और मानव विकास। इसमें कुल 2277.39 करोड़ का व्यय होगा। इसकी अवधि 2021 से 2026 तक है। इसका कार्यान्वयन CSIR और DSIR के अंतर्गत हो जाएगा। इसके प्रमुख तत्व है फेलोशिप, अनुसंधान अभियान, पुरस्कार और यात्रा अनुदान। लक्ष्य स्टीम कार्यबल को सशक्त बनाना और भारत की नवाचार क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट है, रविंद्र अश्विन BBL में शामिल हुए। भारत के ऑफ स्पिनर रविंद्र अश्विन ने बिग बैश लीग से अनुबंधन करने वाले पहले टेस्ट खेल चुके भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अश्विन आगामी BBL 2025-26 सीजन में सिडनी थंडर की ओर से खेलेंगे। हालांकि भारतीय महिला खिलाड़ी नियमित रूप से विमेंस बिग बैश लीग में खेलती आ रही है, लेकिन पुरुष खिलाड़ी की भागीदारी केवल घरेलू क्रिकेट और IPL तक ही सीमित था। वे अंतर्राष्ट्रीय T20 फ्रेंचाइजी अनुबंधन के पात्र हो गए हैं। नेक्स्ट है, सुधांशु वत्स ASCI के अध्यक्ष और सुब्रमण्येश्वर उपाध्यक्ष बने हैं। सुधांशु वत्स प्रबंधक निदेशक पीडीलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड को ASCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसकी घोषणा 39वीं वार्षिक आम बैठक में की गई। ठीक उस समय जब ASCI अक्टूबर 2025 में अपनी 40वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। सुधांशु वत्स बने इसके नए अध्यक्ष और S सुब्रमण्येश्वर उपाध्यक्ष और परितोष जोशी कोषाध्यक्ष इसके नियुक्त हुए हैं। एडीवाइज कार्यक्रम के जरिए 10 लाख छात्रों को विज्ञापन साक्षरता और जिन अल्फा पर शोध बच्चों के लिए जिम्मेदार विज्ञापन और दिल्ली और बेंगलुरु में ACS का विस्तार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया गया है। भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करते हुए IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI के लिए नामित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, यह घोषणा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र का AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए नामित किया गया है।
भारत का लक्ष्य है एआई कौशल विकास, वैश्विक योगदान और इंडिया एआई मिशन के तहत 1 करोड़ लोगों को हर साल प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भी करेगा, जो कि हमने पिछले दिन पढ़ा भी है। इस समिट संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र का फोकस है पीपुल कंप्यूटर डाटा सेफ्टी के जरिए एआई डिवाइस को कम करना। तिरुमला में तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला एआई कमांड सेंटर स्थापित होगा। तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में क्या है? यह 24x7 संचालन केंद्र है जो आधुनिक तकनीक से लैस है। यह निगरानी और प्रबंधन करता है, भीड़ घनत्व और कतार की लंबाई, वास्तविक समय में दर्शन की स्थिति, आवास की जानकारी और आपात स्थितियों का पहचान करता है। इसके मुख्य भारत का पहला एआई सक्षम आईसीसी 25 सितंबर 2025 से शुरू हुआ। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया और सुविधा वास्तविक समय पर कतार एनालिटिक्स, ड्रोन निगरानी और फेशियल रिकॉग्निशन। उद्देश्य भीड़ प्रबंधन, साइबर निगरानी और श्रद्धालुओं की रक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। हर साल 26 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य समुदाय द्वारा विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। यह पहल 2007 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य लोगों में गर्भ निरोधक गतिविधियों की जानकारी, समझ और पहुंच बढ़ाना है। इसका विकास और स्थापना 2007 में परिवार नियोजन संगठन के गठबंधन से इसे स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति का यह अधिकार और साधन मिले कि वह तय कर सके कि कब और कितने बच्चे होने चाहिए। समय के साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसी चिकित्सा संगठनों को सरकार का समर्थन मिला। इस दिन आयोजित अभियान का लक्ष्य मिथकों को तोड़ना, कलंक कम करना और विस्तृत गर्भ निरोधक विकल्पों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस बार का थीम है ए चॉइस फॉर ऑल, एजेंसी, इंटेंशन, एक्सेस। इन तीनों अधिकारों पर जोर दिया गया है। एजेंसी यानी सशक्तिकरण, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से प्रजनन निर्णय ले सके। इंटेंशन इरादा, निर्णय जानबूझकर और सूचित हो। एक्सेस, सभी के लिए गर्भ निरोधक विधियां, समर्थन और सेवाएं उपलब्ध हो। इसका उद्देश्य या महत्व, अनचाही गर्भधारण या मातृत्व स्वास्थ्य को रोकना। आधुनिक गर्भ निरोधक विधियां मातृत्व मृत्यु दर को कम करने और जन्म अंतराल बेहतर बनाने के लिए भी किया गया है। लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए, और जब महिला और पुरुष अपनी प्रजनन क्षमता नियंत्रित करते हैं तो उन्हें शिक्षा और आर्थिक विकास का भी अवसर मिलता है। और असुरक्षित गर्भपात को कम करना और गर्भ निरोधक अनुपलब्ध होने पर अनचाहे गर्भ जन्म देते हैं, जिससे असुरक्षित गर्भपात की घटनाएं भी बढ़ती है। नेक्स्ट है भारत ने रेल आधारित लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया। भारत ने रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। तुम जानते हैं अग्नि प्राइम क्या है? अग्नि प्राइम डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत का अग्नि मिसाइल श्रृंखला का नवीनतम प्रसंस्करण है। इसकी श्रेणी 2000 किलोमीटर है। प्रोपल्सन दो स्टेज में ठोस ईंधन है। लॉन्च का प्रकार कैनिस्टिकृत और मोबिलिटी पहले रोड मोबाइल संस्करण में शामिल, अब रेल आधारित तैनाती सफल परीक्षण किया गया। इसकी सटीकता हल्की, तेज और अधिक सटीक है। तो अग्नि प्राइम में क्या क्या शामिल है? उन्नत संचार प्रणाली, स्वतंत्र लॉन्च प्रणाली, सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा उपाय, ग्राउंड स्टेशन ने पूरी उड़ान पथ की निगरानी की और मिशन उद्देश्य की पुष्टि भी की। अग्नि प्राइम भारत का पहला रेल आधारित सफल परीक्षण है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। रणनीति रेल पर तैनाती से कम पता चलना और भारत का नाभिकीय निवारक क्षमता में मजबूती। इसका परीक्षण डीआरडीओ और एसएफसी ने मिलकर ऑपरेशनल परिस्थितियों में किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। यह बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग के सहयोग से चालू हुआ और
10,000 रुपये प्रारंभिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ के जरिए किया गया और 6 माह बाद प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर योग्य महिलाओं को 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। धनराशि से महिलाएं दर्जी का काम, छोटी दुकान, कृषि आधारित कार्य या अनुसूचित उद्यम शुरू कर सकते हैं। इसके लॉन्च की तिथि है 26 सितंबर 2025। लाभार्थी 75 लाख महिलाएं, किस्त 10,000 रुपये गैर वापसी योग्य। अगला अनुदान 2 लाख रुपया का प्रदर्शन के आधार पर होगा। क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग में किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में नगर विकास विभाग द्वारा। पात्रता आयु 18 से 60 वर्ष होना चाहिए। आयकर दाता नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर परिवार होना चाहिए। जीविका स्व सहायता समूह के सदस्य हो या जुड़ने के लिए तैयार हो। विशेष पात्र अविवाहित व्यस्त महिलाएं जिनके माता पिता जीवित नहीं आए या जीविका समूह की महिलाएं। बैंकिंग तरलता घटकर 87,183 करोड़ हुआ। भारतीय बैंकिंग प्रणाली तरलता स्थिति में तेजी से गिरावट की गई। 6 सितंबर को तरलता घटकर 87,183 करोड़ पे पहुंच गया, जबकि 22 सितंबर को यह केवल 31,987 करोड़ था। तरलता घाटा 87,183 करोड़। मुख्य कारण अग्रिम कर या जीएसटी भुगतान है। आरबीआई की कार्रवाई 1.5 लाख करोड़। वीवीआर नीलामी 24 सितंबर को। स्वीकृत बोली 48,980 करोड़ 5.51 दर पर। अग्रिम नीलामी 1.25 करोड़ रुपए 25 सितंबर को। तरलता घाटे का कारण अग्रिम कर भुगतान। कंपनियों से तिमाही कर जमा किए जिससे बैंकों में जमा घटे। जीएसटी भुगतान व्यवसायियों ने टैक्स सरकार को दिए जिससे तरलता और कम हुई। मौसमी नकदी मांग, त्योहार और सरकारी व्यय चक्र के कारण नकदी की खपत बढ़ी और वित्तीय प्रणाली पर इसका प्रभाव अल्पकालिक उधारी लागत बढ़ा और बैंक ऋण वितरण घटा सकते हैं या जमा आकर्षित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकती है। आरबीआई को स्थिरता बनाए रखने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन और वीवीआर नीलामी जारी करनी पड़ सकती है। यह संकट अस्थायी माना जा सकता है क्योंकि यह मुख्यतः कर भुगतान कैलेंडर से जुड़ा है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2025। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस मानव स्वास्थ्य पर्यावरण के गहरे संबंध की याद दिलाता है और सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है ताकि पर्यावरण खतरे से निपटा जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके। 2025 की थीम है स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग। यह वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या, इसके श्वसन, स्वास्थ्य पर प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से संबंधों को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है यूरोपीय भाषा दिवस। यूरोपीय भाषा दिवस हर वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यूरोप की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव मनाना। इसकी शुरुआत 2021 में यूरोप की परिषद द्वारा किया गया। इस दिवस का मकसद बहुभाषावाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सभी उम्र के लोगों के लिए आजीवन भाषा शिक्षण को बढ़ावा देना। यूरोप में लगभग 225 स्वदेशी भाषाएं और अनेक प्रवासी भाषाएं बोली जाती है जिससे इनकी विशिष्ट भाषाई विविधता झलकती है। NCS पोर्टल के माध्यम से नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और जेप्टो ने साझेदारी किया है। मजदूर और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर और रोजगार योग्यता को बढ़ाने की दिशा में जेप्टो के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। यह समझौता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की उपस्थिति में हुआ। इस पहल के तहत सरकार के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल का उपयोग किया जाएगा जो नौकरी खोजने वाले को सत्यापित नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए बनाया गया एक डिजिटल मंच है। इसकी शुरुआत NCS, तो हम NCS के बारे में थोड़ी जानकारियां हासिल कर लेते हैं। इसकी शुरुआत
22 जुलाई 2015 को किया गया। इसका मंत्रालय है मजदूर और रोजगार मंत्रालय। वेबसाइट है www.ncs.gov.in। इसका उद्देश्य है रोजगार मिलान, कैरियर मार्गदर्शन, वेबसाइट प्रशिक्षण, जॉब फेयर और शिकायत निवारण करना। और इसके पंजीकृत नियोक्ता है 52 लाख से अधिक। शुरुआत से अब तक लगभग 7.5 करोड़ रिक्तियां की जा चुकी है। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ। इसका नाम है वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण। शुभारंभ की तारीख 24 सितंबर 2025। इसका शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया। इसकी संरचना एक प्रधान पीठ दिल्ली में और 31 राज्यों में इसकी राज्य पीठें होंगी। प्रमुख सुविधा जीएसटी एट ई कोर्ट पोर्टल पे ई फीलिंग होगा। उद्देश्य जीएसटी विवादों के लिए एक समान और स्वतंत्र अपीलीय मंच देना। प्रधान पीठ नई दिल्ली में होगा। राजपीठ 31 पीठ है, 45 स्थानों पर होगी और प्रत्येक पीठ की संरचना 2 न्यायिक सदस्य होंगे, जुडिशियल मेंबर, एक तकनीकी सदस्य केंद्र सरकार के और एक तकनीकी सदस्य राज्य सरकार के होंगे। जीएसटी ई पोर्टल जीएसटीएन और एनआईसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसकी मुख्य विशेषता है अपील का ई फाइलिंग, डिजिटल सुनवाई, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग, केस प्रबंधन उपकरण और इसके उपयोगकर्ता सहायता। उद्देश्य समयबद्ध और न्याय संगत विवाद का निपटारा करना, कर कानूनों की समान व्याख्या सुनिश्चित करना, करदाताओं के विश्वास और व्यावसायिक माहौल को मजबूत करना, मुकदमेबाजी में कमी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और नागरिक देवोभव की भावना के अनुरूप सरलता, डिजिटलीकरण और नागरिक प्रथम सेवा पर बल देना है। तो दोस्तों, हमारे ये करंट अफेयर्स का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है, तो कृपया कर प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखना ना भूलें। साथ ही अभी नवरात्र चल रहा है तो हम नवरात्र तक कुछ होल्ड करते हैं। आपकी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी होती रहे, इसलिए हमारे ये सीरीज कंटिन्यू आता रहेगा और साथ ही नवरात्र खत्म होते ही हम इसमें कुछ और नए नए इनिशिएटिव को ऐड करते चलेंगे।